Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnui Academy, and I am Sameer Singhal and I'll be guiding you today in the economics questions, and we will see that how these questions can be solved easily. और हम ये भी देखेंगे कि कैसे और हम एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, और कुछ और डिटेल जानेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास आज जानने के लिए इस सेट ऑफ क्वेश्चंस में। हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन। हेडलाइन: इन्फ्लेशन इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी which are highly volatile. Core inflation is a better measure of long-term inflation trends as it excludes volatile components. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? वन ओनली, बोथ वन एंड टू, टू ओनली, नाइदर वन नॉर टू। तो आप यहां पर देख के बताइए एक बार। अगर हम देखें तो यहां पर आपने जब सॉल्व किया होगा तो दो तीन टर्म्स यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टर्म हमें देखने को मिलता है इन्फ्लेशन, उसमें फिर दो तरह के टर्म्स है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, और एक टर्म और आपको देखने को मिल रहा होगा, दैट इज द वॉलेटाइल कंपोनेंट। वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात करें या वॉलेटाइल गुड्स की बात करें, तो ये दो तीन चीजें आप जरा समझ लीजिए। सबसे पहले आप बात करेंगे वॉलेटाइल गुड्स की। व्हाट आर वॉलेटाइल गुड्स? बेसिकली भाई, जैसे हम बात करते हैं आपके पेट्रोलियम की या फूड या एनर्जी की, तो ऐसी चीजों को हम वॉलेटाइल कहते हैं। प्लस ये वो चीजें होती हैं जहां पर प्राइजेस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमारे जो फ्यूल्स के प्राइसेस होते हैं वो अचानक से हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और उसकी वजह से आसपास की जो कमोडिटीज होती हैं उसमें भी हमें एक फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, एंड आफ्टर सम टाइम वो फ्लक्चुएशंस कई बार नीचे भी आ जाते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल गुड्स या वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कहते हैं। यहां पर बात जो करनी है हमें वो है कि क्या हेडलाइन इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी की बात करता है और ये हाईली वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स की बात करता है? तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपको मिलेगा बिल्कुल ठीक। पहले स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, इट इज ऑल फाइन। दूसरा बात कर रहा है कि कोर इन्फ्लेशन इज अ बेटर मेजर फॉर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड्स एज इट एक्सक्लूड्स वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। अगर हम बात करते हैं इस वाले ऑप्शन की, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको समझ आएगा कि जो हमारा कोर इन्फ्लेशन एक क्या चीज होती है। अगर हम देखें तो कोर इन्फ्लेशन चीज होती है जहां पर हम ओवरऑल देखते हैं कि भारत में या किसी भी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो जड़ों तक किस प्रकार से काम कर रहा है। जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो एक छोटे समय के लिए और कुछ कमोडिटीज में कीमतों के बढ़ने की बात करता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन एक ओवरऑल एक गुड पिक्चर देता है हमें कि क्या इन्फ्लेशन ओवरऑल कितना चल रहा है। जैसे हम बात करते हैं 6% या 6.5% या 7% तक ये जाता है, तो उसकी वो बात बताता है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना चल रहा है। प्लस एक चीज और, क्योंकि हमें कोर इन्फ्लेशन जानना है तो उस केस में हम वॉलेटाइल गुड्स को साइड रखते हैं, हम उनको यहाँ पे यूज नहीं करते। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर ये सेकंड वाला भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा आपका? वो होगा बोथ 1 and 2। सो बोथ 1 and 2 आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, कई बार उस पर बात आती है। कई बार बात आएगी कि आप लोगों का जो इन्फ्लेशन है उसमें कितने प्रकार के इन्फ्लेशन की चर्चा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जरा सा हमें यहां पे देखना होगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। Which of the following statement about the GDP deflator is incorrect? अब ये GDP deflator क्या होता है? तो काइंड ऑफ जब भी हमारे सामने कुछ इस प्रकार का सवाल आता है तो हमें सबसे पहला क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जब स्टेटमेंट्स उसने दिए हैं तो काइंड ऑफ बहुत सारी बातें तो स्टेटमेंट्स में ही क्लियर होगी। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। यानी मुझे एक बात बहुत सिंपल है कि चार ऑप्शन में से मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इनकरेक्ट होगा और बाकी के सारे करेक्ट होंगे।
काइंड ऑफ कंपैरिजन टू द दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये इजी रहता है, क्योंकि 3 ऑप्शंस मेरे पास करेक्ट होंगे। अब जरा देखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। अब देखो थोड़ा बहुत भी अगर हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चैप्टर पढ़ा है, हमने नेशनल इनकम पढ़ा है, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि डिफ्लेटर जीडीपी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी का रेशियो होता है। इतनी बात अगर हमें क्लियर है तो हम फिर आगे इस क्वेश्चन पे मार्क कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इंक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। अब यहां पे एक छोटी सी बात हमें समझनी होगी, जब भी हम जीडीपी बात करते हैं तो जीडीपी ऑब्वियस बात है कि केवल और केवल चर्चा करता है उन चीजों की या उन सर्विसेज की जो भारत में या किसी भी एक पर्टिकुलर देश जिसकी बात हो रही है उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो सेकंड वाला भी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि रेशियो भी अगर आप देखोगे तो नॉमिनल और रियल जीडीपी का दिखाया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम यहां पर जरा तीसरे ऑप्शन की, कह रहा है लाइक द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर हम देखें so it also includes the prices of imported goods। तो ये imported goods को भी यहाँ पे इंक्लूड करता है। पहली ही चीज हमने देखा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, एक रेशियो है नॉमिनल और रियल जीडीपी का। अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर ऑलरेडी वो एक रेशियो ऐसे जीडीपी का है नॉमिनल और रियल का, तो वहां पे हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंपोर्टेड गुड्स का कोई यूज है ही नहीं। तो यहां पर तीसरे ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो सीपीआई में हम इंपोर्टेड गुड्स का यूज करते हैं, लेकिन डिफ्लेटर जीडीपी में, जीडीपी डिफ्लेटर में इसका कोई यूज नहीं होता। तो आपका सही आंसर बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहां पे इंपोर्टेड गुड्स की बात कह रहा है और डिफ्लेटर जीडीपी में हम इंपोर्टेड गुड्स का इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी चौथा ऑप्शन दे लीजिए, इट इज कंसिडर्ड अ मोर कंप्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन देन सीपीआई और WPI। यानी कि हम यहां पर अगर बात करते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या वेज प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर ये कह रहा है कि उन दोनों से बेहतर है। तो बिल्कुल यहां पर हमें जीडीपी को लेकर अगर एक बेहतर आंकड़ा देखने को मिलता है तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है, कैलकुलेटर होता है हमारा डिफ्लेटर जीडीपी। तो इस बात को याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन हमारा इन्फ्लेशन पे हुआ और एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान दोगे तो आपका हुआ है किस पे, जीडीपी पे। तो दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब यहां पे देख सकते हैं, रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ टूल यूज्ड बाय द आरबीआई टू सक आउट एक्सेसिव लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। भाई पहली बात आप ये जानिए कि हम जब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो प्रकार के टूल्स हम यूज करते हैं। वी यूज टू टाइप ऑफ टूल्स, वन इज द क्वांटिटेटिव टूल्स, अनदर वन क्वालिटेटिव टूल्स। और यहां पे इन दोनों में कुछ बातें आती हैं, जैसे कि आप जब किसी बैंक में जाते हो तो बैंक में जब आप एंटर करते हो लाइक पीएनबी और एनी काइंड ऑफ बैंक, तो आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलता है। उस बोर्ड पे कुछ रेट्स लिखे होते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसमें लिखा रहता है रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर और एसएलआर वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत सारे रेट्स आपको लिखे मिलेंगे, बैंक रेट, ठीक है। तो ये आई एम सॉरी, जितने भी आपको रेट्स देखने को मिलते हैं लाइक दी आरआर, लाइक दी रिवर्स रेपो रेट, लाइक दी कैश रिजर्व रेशियो, लाइक दी एसएलआर, like the OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, आपके क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं आरआर और सीआरआर की, सॉरी आरआर और आरआरआर की, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो ये वो रेट्स होते हैं जिसपे या तो हमारे बैंक्स बेसिकली बोरो करते हैं पैसा आरबीआई से, और या फिर आरबीआई पैसा बोरो करता है बैंक से। जो नॉर्मल हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी बात हो रही है। अब यहां पे हम सोचने वाली बात है कि ये जो पैसा बोरो किया जा रहा है आरबीआई, भाई आरबीआई तो खुद ही एक ऐसा बैंक है जो भारत को पैसा देता है, तो वो क्यों पैसा बोरो करेगा। तो इसका पर्पस होता है कि भारत से इन्फ्लेशन या फिर अगर बात करें तो आपके डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई, या फिर अगर बात करते हैं तो यहां पे जो मंदी आती है उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं इस तरह के ये सारे जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ये सारे टूल्स वो होते हैं जो बेसिकली हमारे किसी भी प्रकार के लिक्विडिटी को
कम करना या बढ़ाने का काम करते हैं। पहली चीज समझ आई। अब पहला क्या कह रहा है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है कि रियायत दी जा रही है, इज अ टूल यूज्ड बाय द आरबीआई टू सक आउट एक्सेसिव लिक्विडिटी। वो क्या कह रहा है कि भाई इसके अकॉर्डिंग हम जो है ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी जो है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं या उसको हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इसका कहना है कि अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाती है तो उसके हिसाब से हमारी जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है और हम पैसा मार्केट में कम देते हैं। लेकिन ईजिंग का मतलब तो ये नहीं होगा कि भाई हमने ज्यादा से ज्यादा ईज कर दिया, हमने ज्यादा से ज्यादा रेट्स को कम कर दिया ताकि जनता के पास पैसा ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो यानी कि पहला ऑप्शन यहां पे अगर हम देखेंगे तो बच्चों पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एक बार दूसरा देखते हैं, cash reserve ratio is the percentage of deposit that banks must keep with the RBI in the form of cash। तो नाम से ही पता चल रहा है, कैश रिजर्व रेशियो। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वो है कि आपने लोन लिया, या मतलब बैंक ने आरबीआई से या आरबीआई ने बैंक से लोन लिया। लेकिन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये वो रेशियो होता है जिसके अंतर्गत जो बैंक के पास पैसा होता है, बैंक को उस पैसे में से कुछ हिस्सा, जो भी परसेंटेज चल रहा होता है, जो भी रेट चल रहा होता है, उसके बेसिस पर आपको आरबीआई में उसको रखना होता है। सो ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक टूल होता है जिससे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे अगर दूसरा वाला देखें तो भाई बिल्कुल ठीक हमें दिखाई देता है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ओनली 1। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट है। यहाँ पे बल्कि क्या होना चाहिए था कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो हमारे आरबीआई का एक टूल है जिसके द्वारा आरबीआई लिक्विडिटी को बढ़ा देता है, ना कि कम करता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर ऐसा है तो अगले क्वेश्चन पे एक बार हम जरा चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी। भाई डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी की बात कर रहा है, कह रहा है इट इज डेलिब्रेटेड डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी रिलेटिव टू द अनदर करेंसी। यानी कि जैसे हम कंपेयर करते हैं डॉलर और रुपीस की, उनकी बात हो रही है। और वो कह रहा है कि डिवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, जब हम जानबूझकर जबरदस्ती अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अभी हम आए दिन क्या सुनते हैं कि भाई हमारी जो करेंसी है वो अराउंड 90 के आसपास पहुंच रही है, या 91 के आसपास पहुंच रही है, 92 के आसपास पहुंच रही है। अब एक दिन अचानक से आपको मान लीजिए खबर मिलती है कि गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू को थोड़ा और कम कर दिया है एंड दे हैव डिवैल्यूएटेड अप टू 95 और 96। तो ये कहलाएगा डिवैल्यूएशन। ये डिवैल्यूएशन है। जो वो नॉर्मल हो रहा है वो दुनिया के रेट्स के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि दुनिया हमारी करेंसी को यूएस डॉलर के हिसाब से कंपेयर कर रही है और दुनिया की करेंसीज के हिसाब से कंपेयर करके ये वैल्यू निकल के आती है। डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है। अगर हम आज तक के इतिहास की बात करें बच्चों, तो आज तक के इतिहास में भारत में डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो है वो टोटल 3 बार हुआ है। अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहला डिवैल्यूएशन जो है वो हमें देखने को मिलता है 1949 में, दूसरा हमें देखने को मिलता है 1966 में, और तीसरा हमें देखने को मिलता है 1991 में। अच्छा, 1991 में भी मैं आपको एक चीज बताऊं तो 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ था। 1991 आपको याद होगा, एलपीजी का दौर शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था और उसके लिए भारत को अपने द्वार, अपने ट्रेड के द्वार दुनिया भर के लिए खोलने पड़े थे, क्योंकि आईएमएफ से हमने लोन लिया था। अब वहां पर जब बात करते हैं तो एलपीजी आया और हमने 2 बार अपनी करेंसीज को डिवैल्यूएट किया। अच्छा, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से होता क्या है, तो भाई सिंपल सी बात सोच के देखना आप एक बार कि अगर हमारी करेंसी की मात्रा जो है या वैल्यू जो है वो हम नीचे कर रहे हैं, मतलब मैं $1 के मुकाबले मैं बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आज वैल्यू जो है 91 या 92 है और गवर्नमेंट जानबूझ के उसको 95 कर देती है, यानी हमने डिवैल्यू कर दी करेंसी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, अब ये डिवैल्यूएशन से हमें होगा क्या, तो आप सोच के देखिए, जब कोई बाहर का व्यक्ति हमारे चीजों को खरीदेगा, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, तो उसको काइंड ऑफ वो क्या पड़ेगा, थोड़ा सा आसान रहेगा खरीदना। और इससे 2 चीज होती हैं। इससे एक चीज ये होती है बच्चों कि जब उसको आसान रहेगा वो खरीदना, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तो उस केस में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो मेजर काम होता है बच्चों ड्यूरिंग द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, वो क्या होता है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को
बेहतर बना सकें। ठीक है, आई होप ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, करेंसी जो है उसको डिवेल्युएट किया जाता है, डेलिबरेटली डाउनवर्ड एडजस्टमेंट उसका किया जाता है। तो पहला वाला तो अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल भाई यहाँ पे हमें बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। इट जनरली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट, जबकि मैंने आपको अभी बताया कि हम यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, ओनली 1। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर होगा। ये बात जरूर याद रखिएगा, आज तक कितनी बार, 3 बार, 1949, 1966, 1991 में, और 1991 में 2 बार हमने डिवेल्युएशन किया था एक ही महीने के अंदर। ठीक है, आफ्टर दिस, नाउ दिस वन, Which of the following is incorrect regarding the base effect in economics? भाई इकोनॉमिक्स के अंदर बेस इफेक्ट जैसी एक चीज हमें बार बार दिखाई देती है कि ये बेस इफेक्ट हमारा क्या होता है। बेस इफेक्ट आई होप आप समझते होंगे, जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो जनरली हम चर्चा करते हैं कि किसी भी चीज का कंपेयर किया जाता है, कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई भारत में जो फिलहाल इकोनॉमी चल रही है वो आज से 20 साल पहले कैसी थी या आज से 10 साल पहले कैसी थी, तो हम पर्टिकुलरली हर चीज का एक बेस इंडेक्स बनाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो 2025 में हमारी जो सरकार है उन्होंने ये बात रखी कि अब आने वाले 2026 के फरवरी के अंत तक हम अपना जीडीपी का जो बेस ईयर है उसको हम बदलेंगे। अभी तक जीडीपी का बेस ईयर क्या चल रहा है, 2011-12, लेकिन अब 2026 के फरवरी के बाद उसको बदल दिया जाएगा, वो हो जाएगा 2022 और 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज आती है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बेस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब उसी के संबंध में बात हो रही है। इट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द करंट इन्फ्लेशन रेट। ओके, दूसरी बात कह रहा है, अ वेरी लो प्राइस इंडेक्स इन द प्रीवियस ईयर कैन लीड टू अ हाई इन्फ्लेशन रेट इन द करंट ईयर इवन विद द स्मॉल प्राइस राइज। इट इज इररिलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। भाई मैंने आपको एग्जांपल ही जीडीपी का दिया, अगर मैंने एग्जांपल ही जीडीपी का दिया है तो बात बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन, दैट इज इट इज इररिलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। भाई जब हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे किसी बेस ईयर से या बेस इफेक्ट ईयर से, तो भाई हम बात क्या करेंगे कि ग्रोथ रेट कितना हुआ है या कितना नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन था। आपको अगर बेस ईयर भी पता है, बेस ईयर का मतलब पता है, तो भी आप इसको आराम से कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन आई होप ये आपको सही रहा होगा क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस पर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। पहली बात तो भारत में 2 प्रकार के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, जनरल अगर हम बात करते हैं, और उसमें अगर हम देखें तो जो इनकम पे लगता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। और जो भी आप ये जीएसटी और बाकी जितना भी टोल वगैरह आप देखते हो ये सब कैसा है, ये सब आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सो दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। भाई क्या डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते रहते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं? बिल्कुल। मीनिंग द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है भाई, इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसके हिसाब से टैक्स लगता जाता है। तभी तो लोग बाग अपने जब भी टैक्स रिटर्न्स भरते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा उनको देखना पड़ता है कि भाई कितने हिसाब से मुझे क्या क्या इनकम जो है वहां पे दिखानी है, तो वो देखी जाती है। तो पहला वाला ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में हमें क्या मिलता है, द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन। भाई जो इंसिडेंस होता है या इम्पैक्ट होता है टैक्स का, वो एक ही व्यक्ति पर हमें गिरता हुआ दिखाई देता है। भाई ये सिंपल सी बात है, मेरे ऊपर अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो डायरेक्ट टैक्स मेरे पर लग रहा होगा, और अगर उसका कोई इम्पैक्ट मेरी इनकम पर हो रहा है तो भाई जो भी आगे इम्पैक्ट होगा या जो भी चीज होगी, जो भी उसका इफेक्ट पड़ेगा वो मेरे ऊपर ही तो पड़ेगा। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना। आंसर इज बोथ 1 और 2। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो जीएसटी आता है, और जीएसटी पे आगे कुछ सवाल आएंगे तब हम उस पर जो है थोड़ा सा बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, आंसर इज 6 क्वेश्चन इज सी। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, आई होप दिस क्वेश्चन ये थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगा होगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश करते हैं, एक बार देखते हैं। Which of the following statements about the capital account convertibility is incorrect? It refers to the freedom to convert local financial assets into foreign financial asset and vice versa.
India currently has full capital account convertibility. The Tarapur committee was associated with the roadmap for the capital account convertibility or it helps in the attracting larger foreign capital inflow. सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी चीज क्या होती है। तो भाई हमारे देश के अंदर हमारे पास जो भी एसेट्स हैं या जो भी चीजें हैं तो हम उसको जो है किसी फॉरेन करेंसी के रूप में अगर तब्दील कर देना चाहते हैं सो उसके लिए ये करंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की पहली बात क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट इनटू फॉरेन फाइनेंशियल एसेट एंड वाइस वर्सा। तो ये वाला स्टेटमेंट बच्चों आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बात मैंने आपको जैसे बताई कि आपके जो भी एसेट्स हैं उनको अगर आपको फॉरेन करेंसीज में या फॉरेन एसेट्स में आपको तब्दील करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज यहाँ पे कमेटी का नाम लिया गया सी ऑप्शन में, दैट इज द तारापुर कमेटी। बच्चों तारापुर कमेटी की अगर बात करूं तो तारापुर कमेटी का जो गठन है वो किया गया था आपका 1997 में, पहली तारापुर कमेटी बनाई गई थी। और याद रखिएगा 2006 में आपकी सेकंड तारापुर कमेटी जो है वो यहाँ पे बनाई गई थी। ये तारापुर नाम कहां से आता है, तो ये आरबीआई के एक डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे, उनके नाम पर आपका ये तारापुर कमेटी जो है यहाँ पर नाम आता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। इसमें अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन अगर आप देख पा रहे होंगे तो भाई डी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग लार्ज फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज। भाई ऑब्वियस बात है कि जब कोई कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है तो बहुत से जो बाहर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कन्वर्टिबिलिटी भारत के रेस्पेक्ट में करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंडिया के करंट की, तो इंडिया करंटली हैज अ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। नो, यहां पे होना चाहिए था पार्शियल, क्योंकि भारत की सरकार इस समय पर पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करती है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बात यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे परेशान कर रहा था। लेकिन फिलहाल इसका आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था। तो इनकरेक्ट के हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन को याद रखिएगा। देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर ये क्वेश्चन पूछ रहा है एंड अगेन एक बात कर रहा है करंट अकाउंट्स की। ठीक है, द करंट अकाउंट इंक्लूड्स द ट्रेड इन गुड्स सर्विस एंड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। दूसरा कह रहा है द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के रेस्पेक्ट में है और यहाँ पे दो बातें की गई हैं, एक एफडीआई की और एक करंट अकाउंट की। तो क्या करंट अकाउंट हमारा जो है क्या वो ट्रेड्स और गुड्स और बाकी सब सर्विसेज की बात करता है? तो बिल्कुल, ट्रेड अकाउंट करंट अकाउंट्स की बात करें तो वो मेजरली इसी रेस्पेक्ट के लिए यूज होता है, स्पेशली फॉर द ट्रेड पर्पस। स्पेशली फॉर द ट्रेड पर्पस के लिए हमारा करंट अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और दूसरा भाई अगर ट्रेड करता है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट तो होगा ही, तो ये बिल्कुल ठीक बात हो जाती है। फिर एफडीआई इज अ कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक प्रकार का पार्ट होता है किसका, कैपिटल अकाउंट का। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हमने अभी देखा कि भाई बात होती है किसकी, बात होती है कि आप लोगों के बाहर से आने वाला जो भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके रेस्पेक्ट में आपका कैपिटल अकाउंट बात करता है या फिर कन्वर्टिबिलिटी की बात करता है। तो एफडीआई इज रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे करंट अकाउंट होता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए यहाँ पर दो बातें आपकी आती हैं, एक करंट अकाउंट में कि हम ट्रेड्स और गुड्स में या ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और एफडीआई जो है वो सीधे सीधे कंपोनेंट बन जाता है किसका, आपके कैपिटल अकाउंट्स का। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आफ्टर दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, गिनी कॉफिशिएंट की अगर बात करते हैं, बहुत बार देखा गया है कि इस पे सवाल एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिनी कॉफिशिएंट इज करेक्ट? It is a measure used to calculate the literacy rate of a country. A Gini coefficient of 0 represents perfect income inequality. It is graphically represented by the Lorenz curve. A higher Gini coefficient indicates a more equal distribution of wealth. तो भाई अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि ये करेक्ट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो अब की बार बात जो है वो इनकरेक्ट की नहीं है बल्कि करेक्ट की है। तो पहली बात तो आप हमेशा क्वेश्चन में ये जरूर देखें कि वो पूछ क्या रहा है।
दूसरा, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। भाई पहली बात, गिनी कोएफिशिएंट लिटरेसी रेट की बात करता है, बिल्कुल गलत, लिटरेसी रेट का यहां से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, गिनी कोएफिशिएंट ऑफ जीरो रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट इनकम इनइक्वालिटी। भाई जीरो की अगर बात करते हैं गिनी कोएफिशिएंट की, तो जीरो वो सिचुएशन होती है जहां पे इनइक्वालिटी नहीं बल्कि इक्वालिटी की बात आती है। इक्वालिटी बेहतर होती है तो हम जीरो की तरफ होते हैं, अगर इनइक्वालिटी हो तो वो वहां पे कोएफिशिएंट क्या होगा, वहां पे कोएफिशिएंट होना चाहिए था 1। ठीक है, तो यानी दूसरा ऑप्शन गलत है। फिर चौथा ऑप्शन देखो, हायर गिनी कोएफिशिएंट इंडिकेट्स मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी बताया आपको, जितना हम, क्योंकि इसका जो ग्राफ है बच्चों कहां से कहां पे बनता है, 0 से 1। अब 0 से 1 पे अगर ये बनता है और मैंने बताया कि 1 की तरफ जाते जाते इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो चौथा ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। इकलौता ऑप्शन जो सही होगा दैट इज द आपका सी ऑप्शन। और याद रखिएगा, गिनी कोएफिशिएंट बच्चों किस चीज की बात करता है, ये बात करता है वेल्थ इनइक्वालिटी की, ये बात करता है वेल्थ इनइक्वालिटी की। इसका जो स्केल होता है वो कहां से कहां पे होता है, 0 से 1 पे होता है। 0 की तरफ जाते हुए वेल्थ इनइक्वालिटी जो होती है वो कम होती है, और वेल्थ इनइक्वालिटी अगर 1 की तरफ जा रही है, वेल्थ इनइक्वालिटी का रेशियो अगर 1 की तरफ जा रहा है तो इनइक्वालिटी यानी कि हमारी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो पॉपुलेशन के बीच में जो वेल्थ इनइक्वालिटी होती है उसको लेकर ये कर्व यहाँ पे बनाया जाता है। ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां पे इसका रेशियो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहां पे जनरली क्या देखा जाता है कि जो इनइक्वालिटी होती है या जो कोएफिशिएंट होता है, जीनी कोएफिशिएंट होता है, वो 1 की तरफ ज्यादा बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, with reference to the statutory liquidity ratio, consider the following statement. Banks are required to maintain SLR with the RBI in the form of cash only. अभी आपको याद होगा मैंने आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स बताए थे। क्वांटिटेटिव टूल्स में एसएलआर का नाम आया था, यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का नाम आया था। अब यहाँ पे एसएलआर जो होता है वो कह रहा है कि केवल कैश के रूप में रखा जाता है। जी बिल्कुल नहीं, अगर हम एसएलआर की बात करते हैं तो एसएलआर हमारा जो होता है बच्चों वो आपका गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रेस्पेक्ट में भी रखा जाता है। अगर हम एसएलआर की बात करते हैं तो ये हमारा केवल कैश नहीं बल्कि गोल्ड, और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं गोल्ड के तो हमारा यहाँ पे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में भी रखा जा सकता है। तो एसएलआर की बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इंक्रीजिंग द एसएलआर रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू लैंड मनी टू द प्राइवेट सेक्टर। सीधी सी बात है भाई, अगर मैं एसएलआर को बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, मतलब कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स को ज्यादा कैश, ज्यादा गोल्ड या ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके पास रखनी होगी, आरबीआई। और उस केस में मान लीजिए अगर वो कैश के रूप में रख रहा है तो कैश बैंक के पास कम होगा, क्योंकि बैंक ऑलरेडी आपको पता है कि रेपो रेट के अंदर भी कई सारा लोन दे चुका होगा आरबीआई को, सीआरआर के अंदर भी रख चुका होगा बहुत सारा कैश, और एसएलआर के अंदर भी। तो यानी गवर्नमेंट अगर आरबीआई अगर इन तीनों को बढ़ा रही है तो इसका मतलब वो यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे को, ज्यादा से ज्यादा जो लिक्विड मनी है उसको कंट्रोल कर रही है, अपने पास रख रही है। और उससे हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिफ्लेशन को लाया जा रहा है, यानी इन्फ्लेशन को थोड़ा सा नीचे लाया जा रहा है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन ओनली 1। आई होप ये क्वेश्चन सिंपल रहा होगा। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से करने योग्य है, इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, नेशनल इनकम से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, GDP at market price includes indirect taxes and excludes subsidies. Net national product (NNP) at factor cost is also known as national income. Transfer payments like old age pensions are included in the calculations of GDP, and real GDP is calculated at constant prices. सीधी सी बात, सिंपल एक पॉइंट पकड़ते हैं, transfer payments like old age pensions are included in the calculation of GDP. सीधी सी बात, जब भी हम जीडीपी चैप्टर पढ़ते हैं तो जीडीपी बार बार एक बात करता है कि गुड्स एंड सर्विस। ओल्ड एज पेंशन एक ऐसा पॉइंट है कि यहां पर किसी प्रकार की कोई गुड्स या किसी प्रकार की कोई सर्विस का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। सो ऑब्वियसली बात है कि इसको हम जीडीपी के कैलकुलेशंस में कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर सीधा सीधा आपको क्या लगाना था बच्चों, सी ऑप्शन, दैट इज द ट्रांसफरिंग पेमेंट्स लाइक ओल्ड एज पेंशंस आर इंक्लूडेड
आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशंस ऑफ जीडीपी। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, अभी हमने लॉरेंस कर्व किया था, है ना, मतलब कि गिनी कोएफिशिएंट। अब देखो एक और आ गया आपका फिलिप कर्व। अब फिलिप कर्व जिसको पता है तो वो सीधे सीधे अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में पहुंच जाएगा। ठीक है, इट सजेस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बताता है हमें, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और उसके साथ साथ जो है आपके इन्फ्लेशन को लेकर चलता है। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, फिलिप कर्व जो है इसको लेकर चलता है, ये बिल्कुल ठीक बात हो जाती है। इन अ लॉन्ग रन द फिलिप कर्व बिकम्स अ वर्टिकल लाइन, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब एक पॉइंट के बाद जब आपकी इकोनॉमी एक स्टेबल सिचुएशन पे आ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट भी रेगुलरली बढ़ रहा होता है, तो उसके बाद ये सिंपल सी एक वर्टिकल लाइन बन के रह जाता है। तो लॉन्ग रन में ये ऐसा ही रहता है। तो इसका आंसर अगर हम देखें 12th क्वेश्चन का, तो 12th क्वेश्चन का आंसर फिलहाल बच्चों क्या होगा आपका, सी ऑप्शन। इसमें एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं नेहरू कंसेप्ट। नेहरू नहीं, नेहरू या नायरू कंसेप्ट। ठीक है, व्हाट इज दिस नायरू कंसेप्ट? नायरू कंसेप्ट की बात करें तो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो दैट इज द नेहरू कंसेप्ट, जो कि हमें ये बताता है कि कैसे इन्फ्लेशन स्टेबल होने पर हमारी जो स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि ये बात कह भी रहा है अपने पहले और दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, बच्चों याद रखिएगा। देखो अगेन एक और क्वेश्चन आपका सीधे सीधे मार्केट मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। ओएमओ की बात यहाँ पे ये कर रहा है। सो पहला कह रहा है इट इन्वॉल्व्स द सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। दूसरा कह रहा है बाइंग जीसेक्स यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इंक्रीजेस द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। Selling G-Secs is used as a tool to control inflationary pressures. OMO is a qualitative tool of the monetary policy. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जब बता रहा था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, तो उसमें क्वालिटेटिव टूल्स मैंने नहीं बताए थे आपको याद होगा। एंड देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताने थे। तो याद रखिए बच्चों, क्वांटिटेटिव टूल्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था, आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, उसके अलावा मैंने आपको बताया था ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, वो सब आए थे। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ओएमओ जो है वो आपका क्वालिटेटिव टूल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कि यहां पर ये आपका एक क्वालिटेटिव टूल नहीं है। क्वालिटेटिव टूल की अगर बात मैं करूं तो क्वालिटेटिव टूल का मतलब यहाँ पे आपको क्या अगर हम बताएं तो बच्चों क्या हो जाता है, तो उसका मतलब हो जाता है आपका, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं क्रेडिट राशनिंग। एक एग्जांपल हो जाता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब राशन मतलब क्या होता है कि बांटना, है ना। और क्रेडिट रैशनिंग या क्रेडिट राशनिंग मतलब क्या हो जाता है कि जब हमारी बैंक्स इस बात पे ध्यान देने लगे, खासतौर से आरबीआई इस बात पे ध्यान देने लगे कि हमें किन सेक्टर्स को पैसा देना है या लोन देना है या किन सेक्टर्स को नहीं देना, तो इट इज अगेन अ काइंड ऑफ अ टूल। लेकिन ये किस प्रकार का टूल है? ये है क्वालिटेटिव टूल। ठीक है, एक प्रकार का क्वालिटेटिव टूल है जो कि हमें ये तरीका बताता है कि हम कुछ सेक्टर्स को रोककर या कुछ सेक्टर्स को ज्यादा पैसे देकर अपने किस प्रकार से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो क्रेडिट राशनिंग, मॉरल सुसेशन, ठीक है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा हम पर्टिकुलरली क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं जिनको, और जिनके द्वारा हम पर्टिकुलरली अपने इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करते हैं बच्चों, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली हैंडल्ड बाय आरबीआई। 2017 तक तो यही था, 2017 के बाद से इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में चेंजेस हुए, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अब गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के लोग यहाँ पे बैठते हैं। आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत ये सब जो है मैनेज किया जाता है, और आरबीआई का रेगुलेशन एक्ट आता है 1949 का। ठीक है, तो ये बात सारी याद रखिएगा। ओके, देखो एक और बहुत इजी क्वेश्चन है डिसइन्वेस्टमेंट को लेके। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट परचेजिंग। भाई बात यहीं पे खत्म हो गई। भाई डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना, आपने कई बार सुना होगा अभी पिछले कुछ समय से
जब 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 चर्चा आती है कि जैसे LIC में डिसइन्वेस्टमेंट किया या कोचिन पोर्ट में डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो गवर्नमेंट उनको खरीद रही है या उनको थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा सेल कर रही है, सिंपल सी बात है। So strategic disinvestment involves the sale of substantial portion of government shareholding along with the transfer of management control. चलो इस ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स गो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सोशल सेक्टर। भाई ये तो बिल्कुल बेकार बात है। भाई किसी सेक्टर को डिसइन्वेस्ट क्यों किया जा रहा है, ताकि जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाए, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वही होता है फंड जिससे हम रोजमर्रा के खर्चे देखते हैं। तो भाई बिल्कुल ठीक बात आ जाती है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैंडल्स ऑल डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया। भाई इसके अंतर्गत जो हमारे जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस होते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो भाई ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप सेकंड ऑप्शन पे जाओगे तो सेकंड ऑप्शन ये वाला भी बिल्कुल गलत है। अगर आप सेकंड ऑप्शन पे जाओगे तो क्या कह रहा है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स अलोंग विद द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जब गवर्नमेंट अपना 51% शेयर वाला जो पोर्शन है उसको जब वो छोड़ दे यहाँ पे, तो ऐसे पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर देना। ऐसे में कंपनी जो है पब्लिक से ना होके क्या हो जाती है, एक तरह से प्राइवेट कंपनी की तरह काम करने लगती है, जो भी व्यक्ति उसको खरीदता है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखेंगे। देखो अगेन अनएम्प्लॉयमेंट पर सवाल है। क्या कह रहा है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है। इट अकर्स व्हेन पीपल आर इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। फ्रिक्शन पता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है एक प्रकार का रेजिस्टेंस। ठीक है, जब आप किसी बॉडी को खींच रहे हो तो वो बॉडी अपोजिट में डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से उसको खींचने में दिक्कत होती है। तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ भाई, जहां पे बार बार रुकावट सी आ रही है ना, ऐसी चीज को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इट इज जनरली कंसिडर्ड अ वॉलंटरी एंड टेम्पररी फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें धीरे धीरे रुकावट आ रही है। तो दूसरा यही तो कह रहा है कि वॉलंटरी और टेम्पररी, मतलब कई बार इंसान खुद से काम छोड़ देता है, या फिर कई बार भाई काम में रुकावट आ गई, काम नहीं है तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को बच्चों क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं भारत में जो इसका जो है भाई इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल बन सकते हैं। जैसे कि भाई मैरिजेस के समय पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन बाकी के पूरे साल जो है वो इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर बच्चों क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे और भी प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहां पे क्या होता है, जब आपका स्किल आपके काम से मैच नहीं हो रहा होता, तो या फिर आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा होता, तो दैट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा अच्छा फ्रिक्शनल से मिलता जुलता एक चीज होती है, लेकिन होता क्या है वो होता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे कि लेबर बहुत ज्यादा है और रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सॉरी ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा सीजनल क्या होता है, जो सीजन के बेसिस पर आता है। ठीक है, तो ऐसे को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इस हिसाब से आपके कई प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। फ्रिक्शनल में ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल आपके ठीक है। भाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज इज इनकरेक्ट सॉरी। सो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज जो है उस पर बात हो रही है। क्या कह रहा है, फिएट मनी is currency that a government has declared to be legal tender but it is not backed by the physical commodity। दूसरा कह रहा है क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया इज करंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल टेंडर। भाई सिंपल सी बात बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं ऐसे आते हैं कि वहां पे आपको केवल थोड़ी बहुत भी अगर जनरल अवेयरनेस भी है तो भी आप कर ले जाओगे। क्रिप्टो करेंसी को अभी तक भी हमारी सरकार ने एक लीगल टेंडर नहीं माना है। हालांकि अगर आप क्रिप्टो में डील करते हो तो उस पर टैक्सेशन जरूर है, 30% उस पर डायरेक्ट है, और उसके अलावा टीडीएस और सेस वगैरह और ऊपर से लगता है। लेकिन अभी तक भी क्रिप्टो करेंसी को भारत के अंदर एक लीगल टेंडर के रूप में नहीं देखा जाता है, इसीलिए अभी तक भी भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट जो है इसका डेवलप नहीं हुआ है। ओवरऑल साइड बाय साइड बहुत सारे मार्केट्स चल रहे हैं, बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल लीगल टेंडर के रूप में मार्केट नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल है, दैट इज ऑप्शन बी। तो देखते ही लगाने वाला क्वेश्चन था,
तो इसको याद रखिएगा। बाकी सारे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। जीएसटी, जीएसटी पे जहां सवाल दिखा तो जीएसटी तो एक ऐसा पॉइंट है जो हमें बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहली बात, पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा कह रहा है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स आर करंटली आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। भाई देखो सेकंड वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है लीकर और उसके साथ साथ पेट्रोलियम, और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, टोबैको। बच्चों ये तीन चीज होती हैं, टोबैको, पेट्रोलियम एंड लिकर, टीपीएल, याद रखिएगा इन तीनों चीजों पर जीएसटी नहीं लगता। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई यही तो बात हुई थी जब जीएसटी की बात हो रही थी कि जो जीएसटी है वो सारे हर प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके केवल एक प्रकार का टैक्स जो है वो यहाँ पे ले आएगा। तो जीएसटी एक सिंगल टैक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग यही बात कह रहा है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी का जो अमेंडमेंट है वो कौन सा अमेंडमेंट था? 101st अमेंडमेंट। ये हुआ था 2016 में, और 2017 में जुलाई में ये लागू किया गया था। इसको याद रखिएगा। तो तब से हमारे देश में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स बना दिया गया था, दैट इज द जीएसटी। और जीएसटी को पास करने के लिए एक कैसा बिल था जीएसटी? अगर हम देखें तो जीएसटी वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तौर पे इसको पास किया गया था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए 101st अमेंडमेंट मैंने बोला यहाँ पे, 101st अमेंडमेंट था जिसके अंदर जीएसटी आया था। भाई एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके हमारी सरकार काफी जद्दोजहद करती भी रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक बहुत ही मेजर पार्ट बन जाता है भारत की इकोनॉमी का, क्योंकि बहुत से लोग आज भी इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं एमएसएमईज की तो क्या कह रहा है? कह रहा है द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज वाज रिवाइज्ड इन 2020 बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। तो अगर मैं बात करूं इस ऑप्शन की तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 2020 में इसको रिवाइज किया गया था। उसके बाद अ मीडियम एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज वन वेयर द इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये तीन है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो माइक्रो के अंतर्गत 1 करोड़ का आपका जो है इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ का टर्नओवर। यहां पे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ का टर्नओवर। मीडियम के अंतर्गत आपका जो बात आती है बच्चों, तो यहां पे बात आती है आपकी 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर। तो अगर आप देखोगे तो 5 का रेशियो चल रहा है ना, 5 का रेशियो यहाँ पे चल रहा है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। सेकंड क्या कह रहा है? मीडियम एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज वन वेयर द इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट एक्सीड नहीं हुआ है, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, बिल्कुल ठीक बात है। MSMEs contribute nearly 30% of India's GDP और trading activities are strictly prohibited from being registered under the MSMEs category। तो भाई अगर आप ध्यान से सोचोगे भी तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहले वाला ऑप्शन अगर आपको याद हो तो ठीक है, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन 2020 में बच्चों इसके जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए थे। ये हमारा 30% जीडीपी कंट्रोल करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी। और एक और चीज याद रखिएगा, कई बार इनके मिनिस्टर्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो अगर बात करते हैं एमएसएमईज के मिनिस्टर की तो कौन है इस समय? जितन राम मांझी, ये हमारे इस समय पर मिनिस्टर हैं ऑफ एमएसएमई। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लेफर कर्व। तो देखो हमने 3 कर्व देख लिया आज। सबसे पहले वाले में देखा हमने लॉरेंस कर्व, उसके बाद हमने बात करी यहाँ पे आपके फिलिप कर्व की जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, और अब तीसरा आपका कौन सा आ जाता है? तो तीसरा आ जाता है आपका लेफर कर्व। लेफर कर्व की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि ये लेफर कर्व जो है ये हमें किस चीज के बारे में जिक्र करता है? तो लेफर कर्व को आप ऐसे समझिए कि ये हमसे बात करता है रेवेन्यू और टैक्स की, ठीक है। ये दो चीजों की बात करता है, रेवेन्यू और टैक्स। भाई टैक्स जितना लगेगा उसके हिसाब से रेवेन्यू आएगा। तो इसका जो कर्व है अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कर्व कुछ इस प्रकार का बनता है।
इसका कर्व कुछ ऐसा बनता है। इसके अकॉर्डिंग कि अगर आप टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद आपका जो रेवेन्यू है वो आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्सेस को इतना हाई कर दिया कि लोगों ने फार्मिंग करना बंद कर दिया। अब जब वो फार्मिंग करना बंद कर दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ भाई, खाना पीना खत्म होने लगा, फेमाइंस आने लगे, बहुत सारे फेमाइंस आए अंग्रेजों के दौर में। अगर मैं बात करूं तो 1770 का द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन यही है, हाई टैक्सेशंस। तो हाई टैक्सेशंस की वजह से एक पॉइंट के बाद इंसान काम करना बंद कर देता है। तो यानी कि टैक्सेस लगाने का मतलब ये नहीं कि रेवेन्यू आता ही रहेगा। तो उसी कर्व को डिफाइन करते हुए बनता है आपका कौन सा, लेफर कर्व। अब अगर बात करते हैं रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड, बिल्कुल ठीक बात है। इट सजेस्ट दैट इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स लीड्स टू एन इंक्रीज इन द टोटल टैक्स रेवेन्यू। भाई अगर हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीज टैक्स रेट्स की वजह से यहाँ पे हमेशा जो है टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो मैंने आपको अभी बताया ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, खत्म है, ये तो बिल्कुल बेकार बात है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट्स, तो ये भी बिल्कुल बेकार की बात है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन, दैट इज द कि ये हमें टैक्स और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप बताता है। आंसर इज ए ऑप्शन। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, कैपिटल एडिकेसी रेशियो। अब ये कैपिटल एडिकेसी रेशियो क्या होता है, इसके बारे में जरा हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेज एसेट। भाई बैंक के पास कितना कैपिटल है और कितना उसके पास रिस्क वेटेज एसेट है, मतलब जो उसके पास ऐसा एसेट है जो थोड़ा रिस्क पर है, जो भाई लोन जो लोगों ने लिया है तो उसके बाद वो जो उनके पास एसेट रखा हुआ है तो उसका और जो लैंडेड मनी है उसके बीच का जो रेशियो है उसकी बात ये कर रहा है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर बैंक्स डू नॉट गो बैंकरप्ट, कि भाई वो बैंक को कहते हैं कि भाई आप जो है यहां पर बैंकरप्ट ना हो जाए, तो ऐसा कोई काम आप ना करें। तो बच्चों इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो पहले और दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ओनली 2, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये लगाती है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बल्कि ये बच्चों पार्ट होता है किसका, ये पार्ट होता है आपके बेसल नॉर्म्स का। अब ये बेसल नॉर्म्स क्या बला है, तो बच्चों स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल, वहां पे जब पूरा वर्ल्ड वॉर वगैरह हो गया, जब बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया गया तो वहां पे एक नॉर्म्स बनाए गए जिनको बेसल नॉर्म्स कहते हैं। तो पूरा जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है वो कुछ नॉर्म्स कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करता है जिनको बेसल नॉर्म्स कहते हैं। तो याद रखिएगा बेसल नॉर्म्स के अंतर्गत या फिर कहिए कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अंतर्गत ये बात चलती है, जो बात यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में कही जा रही है। पहला वाला बिल्कुल ठीक है, तो वो इनकरेक्ट पूछ रहा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे बी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2। और याद रखिएगा ये जो बात कही गई है ये कौन से बेसल नॉर्म में कही गई है, तो ये बेसल नॉर्म थर्ड में कही गई है, कि बेसल नॉर्म थर्ड ये कहता है कि बैंक्स ये इंश्योर करें कि वो बैंकरप्ट ना हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है ब्लू रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये इजी होते हैं, क्योंकि रिवॉल्यूशन की बात होती है तो यहाँ पे जब हम रिवॉल्यूशन को देखते हैं तो कई प्रकार के रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो ऐसे सारे रिवॉल्यूशंस में जिक्र होता है किन चीजों का, कि खाद्य पदार्थ जो चीजें हैं उनको कैसे बेहतर किया गया। जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से संबंधित, ब्लैक रिवॉल्यूशन आपका क्रूड ऑयल से संबंधित, उसके अलावा अगर हम बात करें येलो रिवॉल्यूशन, ये आपका मस्टर्ड से संबंधित है, पिंक रिवॉल्यूशन ओनियंस वगैरह से संबंधित है, उसके अलावा रेड रिवॉल्यूशन मीट से संबंधित है। तो ऐसे ही ब्लू रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, इट रेफर्स टू द रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मैराइन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो भाई ब्लू रिवॉल्यूशन जो है, पहली बात तो ये फिश के संबंध में है, तो बिल्कुल ठीक बात है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज द फ्लैगशिप स्कीम फॉर दिस सेक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा कह रहे हैं इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, नहीं, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। पहले नंबर पे आता है बच्चों इकलौता व्यक्ति, इकलौता देश हमारे बगल में चाइना।
सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें डी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और कई बार इनके जो हेड्स होते हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी उनके सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय द पर्सन कॉल्ड एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। और ऐसे ही व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसकी बात आती है तो अमूल, तो अमूल की बात आती है तो अमूल की शुरुआत बेसिकली भारत में दूध की दिक्कत को कम करने के लिए की गई थी। तो ये सब नाम थोड़े से जो है याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज रिलीज्ड एनुअली बाय द वर्ल्ड बैंक। भाई ये एनुअली वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वर्ल्ड बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस रिपोर्ट को जारी करता है यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरी बात, इट कंसिडर्ड 3 डायमेंशंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। तो भाई ये बिल्कुल ठीक बात है, 3 चीजों का यहाँ पे जिक्र होता है और हमेशा याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत हमें करेक्ट बताना है, तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? ओनली 2। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी बात करता है। यूनाइटेड नेशन या यूएन डे की बात करें तो यूएन डे आपका कब बनता है? 24 अक्टूबर को बनता है। ठीक है, यूएन डे आपका बनता है 24 अक्टूबर और उसी के नीचे ये सारी चीजें आती हैं। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने नाम सुने होंगे अभी हाल फिलहाल में, कई बार आप बाजार में जाते होंगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे कर करके बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात होती रहती है। तो बात क्या आती है कि यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? 75% of their adjusted net bank credits to the प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो भाई इस पे आते हैं, दे कैन नॉट लैंड टू बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज। ये बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो दोनों के साथ डील करते हैं, जो छोटे बिजनेस है वो भी और जो बिग एंटिटीज हैं वो भी। दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट, जो है यहाँ पर अगर बात करते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट द फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो भाई इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका सी ऑप्शन है बच्चों, ये आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो मतलब ये बी वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये छोटे बिजनेसेस के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, माय बैड, लेकिन याद रखिएगा स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाया गया था। थर्ड वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो ये यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये अगर बात करते हैं आपकी, तो फिक्स डिपॉजिट्स क्या, आरडीज क्या, हर प्रकार की सुविधा ये हमें प्रोवाइड करता है। और खास तौर से स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है बाकी बैंक्स के मुकाबले ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेविंग अकाउंट्स पर भी देता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। सो ये सारी बातें आ जाती हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। पब्लिक डेप्ट ऑफ इंडिया, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंटरनल डेप्ट constitutes a very small fraction of India's total public debt. External debt is primarily owed to the World Bank and IMF in foreign currency. The FRBM Act 2003 sets target for the government to reduce the fiscal deficit, and public debt includes the liabilities of the private corporate sector. तो भाई सिंपल सी बात है, ये पॉइंट गलत है। जो फोर्थ वाले से हम शुरू करते हैं, तो पब्लिक डेप्ट का प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है भाई, उनकी कहानी अलग होती है। पब्लिक डेप्ट का मतलब यहाँ पे होता है जो जनरली जनता के ऊपर या कहीं एक तरह से सरकार ने जो कर्जा लिया है, तो प्राइवेट सेक्टर का उससे कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल डेप्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंडियाज टोटल पब्लिक डेप्ट, ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इंडिया के अपने इंटरनल डेप्ट की, तो इंटरनल डेप्ट एक बहुत बड़ा पोर्शन है और काफी सारा जो हमारा डेप्ट की अगर बात करते हैं उसका बड़ा एक पोर्शन कौन सा रहता है? इंटरनल डेप्ट रहता है। एक्सटर्नल डेप्ट इज द प्राइमरली ओड टू द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज के साथ भी हमारा एक्सटर्नल डेप्ट जो है बच्चों वो चलता है। यहाँ पे अब बात आती है कि कौन सा करेक्ट, तो सी ऑप्शन गलत सही होगा। FRBM एक्ट द 2003 सेट्स टारगेट फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। अगर मैं बात करूं आपके FRBM, तो व्हाट इज FRBM? FRBM इज फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत बच्चों ये कहा गया था कि जो भी हमारी सरकारें होंगी वो सरकारें जब भी बजट मैनेजमेंट बनाएं तो उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं जो फिस्कल डेफिसिट बजट्स हमारे बनते हैं, ये डेफिसिट हमारे पास रहता है, उसको वो जितना हो सकता है उसको कम करने की कोशिश करें। तो उसके अंतर्गत ये बात आती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इसको याद रखिएगा।
Okay, another question from the inflation part. What is the stagflation? Consider the following statement regarding the stagflation. It is a condition of slow economic growth and relative high unemployment. It is accompanied by a decline in the general price level deflation. तो भाई दो बातें ये कर रहा है. पहली बात तो आपको दो शब्द समझने चाहिए. एक होता है स्टैग्नेशन और एक शब्द होता है इन्फ्लेशन. तो अगर मैं बात करूं स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन की, स्टैग्नेशन का मतलब होता है जब कोई चीज थोड़ी सी फिक्स हो जाती है, ठीक है, जिसमें हमें बहुत कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता. इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है कि भाई जहां पे जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. तो ये क्या कह रहा है? इट इज अ कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट. भाई अब एक बात सिंपल सी है, जब भी इन्फ्लेशन आता है तो कई जगहों पे हमें ये देखने को मिलता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेकिन जब एक इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाए और इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाए तो भाई उसका जो एक फैक्टर या एक इंपैक्ट देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट. तो पहला ऑप्शन यहाँ पे भाई बिल्कुल आपका जो है करेक्ट हो जाता है. अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. दूसरा अगर बात करते हैं तो कह रहा है इट इज अकम्पनीड बाय अ डिक्लाइन इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी डिफ्लेशन की बात कर रहा है. तो भाई सीधी सी बात है, डिफ्लेशन का इससे कोई लेना देना होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का डिफ्लेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ ग्रो कर रहा है. तो यहाँ पे डिफ्लेशन का कोई मतलब नहीं बनता. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा आपका? ओनली 2, दैट इज ऑप्शन बी. तो इसको याद रखिएगा. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर सवाल है. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या कहती है? कौन सा है करेक्ट ये पता करना है हमें. तो फॉरेन बैंक्स विद मोर देन 20 ब्रांचेस हैव नो PSL टारगेट्स. ओके, एग्रीकल्चर, MSMEs, एजुकेशन एंड हाउसिंग आर द कैटेगरीज अंडर PSL. रेन्यूएबल एनर्जी इज नॉट इंक्लूडेड इन द PSL कैटेगरी. ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है. यहाँ तो देखते ही कुछ ऑप्शंस में तो जब आपको दिख जाए कि ये बिल्कुल बेकार बात कर रहा है तुरंत लगा दो, क्योंकि आजकल आप देखोगे जितनी भी ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनीज हैं वहां पे सबसे ज्यादा बात होती है किसकी? सबसे ज्यादा बात होती है लैंडिंग्स की, ठीक है. वहां पे सबसे ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं. द टारगेट्स फॉर PSL फॉर डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंकिंग इज 10% ऑफ देयर क्रेडिट. तो यहाँ पे ये हमारी जो बात कर रहा है वो कर रहा है कि भाई इसमें से कौन सा करेक्ट है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दैट वुड बी ऑप्शन बी, ठीक है. ऑप्शन बी हो जाएगा. हालांकि इसमें अगर रेन्यूएबल एनर्जी वाला ऑप्शन भी हम जोड़ देते तो वो बिल्कुल ठीक होता, लेकिन फिलहाल बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा. फॉरेन बैंक्स जो कि 20 ब्रांचेस हैं, जिनकी 20 ब्रांचेस से ज्यादा हैं, उनके पास PSL टारगेट्स नहीं होते. तो ऐसा कुछ नहीं होता. सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं उन पर ही भार होता है, क्योंकि उनको भारत के अंदर अगर लाया गया है तो उसका पर्पस है कि कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा दिया जाए, और खास तौर से जो पब्लिक सेक्टर लैंडिंग वाले या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाले जो ऑप्शंस होते हैं उनको आगे से आगे रखा जाए, ठीक है. तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा. दैट इज एग्रीकल्चर, MSMEs, एजुकेशन एंड हाउसिंग आर द कैटेगरीज अंडर PSL. तो इसको याद रखिएगा. इसके आगे अगर बात करते हैं तो अगला आपका आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स. एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स की बात कर रहा है. अब देखो यहाँ पे बात हो रही है तो क्या कह रहा है? दे आर द लोन्स इन इंडिया मेड बाय नॉन रेजिडेंट लैंडर्स इन फॉरेन करेंसी. दूसरा कह रहा है दे आर यूज्ड बाय इंडियन कॉर्पोरेशन टू एक्सेस फॉरेन कैपिटल्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स. सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों ECB यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स की, तो कॉमर्शियल का मतलब है कि भाई आपको व्यापार वगैरह जैसी चीजों के लिए एक्सटर्नल बोरोइंग्स करनी पड़ रही हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं. दोनों ऑप्शन सही कहने का मतलब मेरा है कि दोनों ऑप्शन अपने आप में सही हैं, लेकिन वो क्या मांग रहा है मेरे से? इनकरेक्ट. तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नॉर 2. क्योंकि इंडिया जो है वहां पे नॉन रेजिडेंट लैंडर जो है फॉरेन करेंसी जैसे कि US डॉलर और यूरोपियन यूनियन का यूरो, इन चीजों में यहाँ पे जो है लैंडिंग्स की जाती है. दूसरी बात है इंडियन कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पे फॉरेन कैपिटल्स को एक्सेस कर सकते हैं और वो भी लो इंटरेस्ट रेट्स पर, ठीक है. तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाती है. आंसर होगा इसका डी ऑप्शन. आगे अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे तो आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनविजिबल ट्रेड इज इनकरेक्ट. इनविजिबल ट्रेड के बारे में यहाँ पे क्या सही नहीं है?
It refers to the export imports of the service. Remittance and royalty payments are part of the invisible trade. It is recorded in the capital accounts of the balance of payment. India generally has a surplus in invisible trade. अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये जो चीज होती है भाई इनविजिबल ट्रेड, इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बात नहीं होती. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आप हमेशा कैपिटल नहीं बल्कि करंट अकाउंट पे लेते हो. किस पे? करंट अकाउंट. जैसे अभी पीछे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वाली बात बताई थी, तो उसके अंतर्गत याद रखिएगा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो कौन से अकाउंट पे बात करता है? करंट अकाउंट पे. तो इसका आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, दैट इज द इनकरेक्ट वन. आप हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल नहीं बल्कि करंट अकाउंट पे ये बात होती है. आगे देख सकते हो, रिगार्डिंग द नैरो मनी M1 consider the following. It includes the currency with the public and demand deposits with the bank. It is the most liquid form of money supply. पहली बात तो बच्चों तीन तरह के आपकी जो है यहाँ पर बात आती है इसके अंतर्गत कि जब हम नैरो मनी या ब्रॉड मनी की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास चार प्रकार के मनी होते हैं, M1, M2, M3 और M4. ठीक है. जब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर मैं बोलूं लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी के केस में हमेशा याद रखिएगा जो इनका क्रोनोलॉजी रहता है वो ऐसे रहता है. ठीक है. दिस इज द क्रोनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी. ये लिक्विडिटी के टर्म्स में है. अगर मैं अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करूं, मतलब किस में ज्यादा पैसा होता है, तो फिर कहानी आती है उल्टी हो जाती है. M4, उसके बाद M3, उसके बाद M2 और उसके बाद M1. M1 को नैरो मनी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, और M3 को कहते हैं ब्रॉड मनी. क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी कहते हैं. ठीक है. तो ये दो बातें इन दोनों के बारे में याद रखिएगा. एक और बात अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो M1 यानी नैरो मनी वो मनी होता है बच्चों जो इमीडिएटली अवेलेबल होता है. तो कौन से मनी को इमीडिएटली अवेलेबल मनी कहते हैं? तो याद रखिएगा ये होता है आपका M1. ठीक है. सो ये डिफरेंस होता है. ये बेसिकली बात हो रही है मनी लैंडिंग के रेस्पेक्ट में. ठीक है ना. तो याद रखिएगा M1, M2, M3, M4, इनका क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, कई बार इस पर सवाल आ जाता है. अगला है which of the following term describes a situation where the rate of inflation falls but remains positive. भाई इन्फ्लेशन के रेस्पेक्ट में तीन बातें होती हैं भाई, या तो इन्फ्लेशन होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव और या फिर होगा न्यूट्रल. ठीक है. सीधी सी बात है. अब यहाँ पे वो कह रहा है which of the following term describes the situation where the rate of inflation falls but remain positive. यानी वो कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि वो नेगेटिव चला गया, मतलब वो ये नहीं कह रहा कि मंदी आ गई, वो ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, ना ही वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन बराबर चल रहा है. वो कह रहा है हल्का सा गिरा है लेकिन पॉजिटिव में है. मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं बात करूं कि अभी तक 5% था, 5% से गिरा है लेकिन डिफ्लेशन नहीं हुआ, बस पॉजिटिव में आया है लेकिन 4% हो गया है. तो बच्चों डिफ्लेशन आप जानते हो, डिफ्लेशन वो चीज होती है जहां पे बिल्कुल एकदम नीचे आ जाएगा. उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन मैंने बताया ऊपर जाने का मतलब होता है. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिफ्लेशन जो चीज है ये क्या होती है? ये होता है कि भाई जब गवर्नमेंट खुद से जानबूझ के चीजों के दाम कम करती है, इसको कहते हैं रिफ्लेशन. तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द डिसइन्फ्लेशन. ठीक है. तो इसको याद रखिएगा, ये वो पॉइंट होता है जहां पर इन्फ्लेशन कम होता है लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहता है. ठीक है. सो आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस यू फाउंड वर क्वाइट इजी टू मॉडरेट, और आपने ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा. बाकी जिन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आई होगी, आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस solving these questions furthermore and getting more knowledge. And I will meet you in the next session. Till then, bye bye and Jai Hind.